गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी सेकेंड ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट फोर्थ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट चल रही थी अपनी। उसमें हमने कल क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो किए थे। उसके बाद में आज का अपना एक टॉपिक है और उसके बाद हम पढ़ेंगे कोलराउस का नियम और उसके एप्लीकेशन है। अब आपके सिलेबस में कोलराउस नियम के एप्लीकेशन इस नाम से नहीं, एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ आपके सिलेबस में है वो कंडक्टेंस, टाइट्रेशन या चालकता, मितीय अनुमापन के अनुप्रयोग इस नाम से है, लेकिन वो कोलराउस का नियम है उसी के एप्लीकेशन है, तो हम उनको यहाँ पे कोलराउस लॉ के एप्लीकेशन के नाम से ही पढ़ लेंगे। उससे पहले चलो टॉपिक है इसमें वेरिएशन ऑफ इक्विवेलेंट या मोलर एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन, यानी किसी भी सॉल्यूशन में जब हम डाइल्यूशन करेंगे, तनुता बढ़ाएंगे उस सॉल्यूशन की, तो उस सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इन तीनों पे क्या प्रभाव पड़ता है ये हम पढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन में आता है कई बार। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को हम लिखते हैं इस प्रकार से, मोलर कंडक्टेंस को हम लिखते हैं इस प्रकार से, या फिर सीधे एम भी लिख सकते हैं, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम लिखते हैं कप्पा से। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो इसमें अगेन तीनों में सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूशन कर रहे हैं। डाइल्यूशन कर रहे हैं इसका मतलब सॉल्यूशन की तनुता बढ़ा रहे हैं, यानी इसमें सॉल्वेंट बढ़ा रहे हैं। डेफिनेशन क्या थी इसकी इक्विवेलेंट की? इसकी डेफिनेशन ये थी कि उस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस जिसमें सोल्यूट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट घुला हुआ। पहले मान लीजिए 10 ml में घुला हुआ था इक्विवेलेंट 1 ग्राम, डाइल्यूशन बढ़ा दिया तो 100 ml में 1 ग्राम इक्विवेलेंट घुला हुआ है। वॉल्यूम से तो इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो क्या बढ़ रही है, पहले 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो विद्युत अपघटित था वो 10 ml में था, यानी उसका वियोजन कम हो रहा था। वियोजन कम हो रहा था तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी क्या थी, कम थी। फिर जैसे ही हमने उस सॉल्यूशन का डाइल्यूशन किया, तनुता बढ़ाई, तनुता बढ़ाते ही अब वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट्स है वो 100 ml सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। तनुता बढ़ा रहे तो उसका वियोजन होगा, वियोजन होगा तो उसमें आयनों की संख्या ज्यादा बनेगी, और आयनों की संख्या ज्यादा होगी तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। सेम यही मोलर कंडक्टेंस में होता है कि पहले तो मोलर कंडक्टेंस होती क्या है, हम कहेंगे कि उस विलयन की कंडक्टेंस जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स का 1 मोल घुला हुआ हो उसकी कंडक्टेंस को हम मोलर कंडक्टेंस कहेंगे। पहले 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट 10 ml सॉल्वेंट में प्रेजेंट था, उसके बाद में डाइल्यूशन करने के बाद में वही 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स है वो 100 ml सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि प्रेजेंट 10 ml में प्रेजेंट है तब भी ये मोलर कंडक्टेंस है, इसमें प्रेजेंट है तब भी ये मोलर कंडक्टेंस है। लेकिन जैसे ही हमने डाइल्यूशन किया सॉल्वेंट का, इस सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करने पे इसका वियोजन बढ़ जाएगा, यानी पहले 1 मोल कम में प्रेजेंट था, फिर 1 मोल ज्यादा में प्रेजेंट है, ज्यादा में प्रेजेंट है तो वो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से वो इजीली डिसोसिएट हो जाएगा, तो आयनों की संख्या ज्यादा बनेगी, आयनों की संख्या ज्यादा बनेगी तो हम कहेंगे कि उसकी मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। अब तीसरी इसमें बात आती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। इसकी डेफिनेशन में हम बोलते हैं कि एक सेमी क्यूब विलियन का, एक सेमी क्यूब आयतन वाले विलियन की चालकता क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाएगी। एक सेमी क्यूब आयतन वाले विलियन की कंडक्टेंस क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, ये वाली है, विशिष्ट चालकता है। अब देखो पहले जो भी मोल था वो इतने में घुला हुआ था, जितने मान लीजिए 10 आयंस थे, इतने एक सेमी क्यूब आयतन में 10 थे। अब आयन तो इतने ही रहेंगे, 10 ही रहेंगे, लेकिन इसका आयतन बढ़ा दिया हमने, मान लीजिए इसका 10 ml से हमने 100 ml कर दिया। अब 100 ml पहले तो ये इतना था 1 सेमी क्यूब इतना है, ये बढ़ा दिया हमने डाइल्यूशन करके आयतन इसका, पहले तो 10 मोल इतने ही प्रेजेंट थे, अब इस इतना ही लेना है, इसका इतना पार्ट क्या है, इतना है, ये इसके इक्वल। अब इसमें मोल 5 ही प्रेजेंट है, 5 हो सकता है 2% 1% हो, क्योंकि बच्चे में पूरे में फैल गए ना, इसको जगह मिल गई। पहले 1 सेमी क्यूब में जितना विद्युत अपघटित था वो अब 1 सेमी क्यूब की जगह ये आयतन बढ़ गया, आयतन बढ़ गया तो 1 सेमी क्यूब दूर दूर फैल गया। अपने को पूरे के नहीं देखने, अपने को सिर्फ इस 1 सेमी क्यूब वाले आयतन, क्योंकि इसी को क्या बोले, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोले। इसकी डेफिनेशन के कारण से इसमें फर्क आता है
कि पहले 1 सेमी क्यूब आयतन के अंदर आयनों की संख्या ज्यादा थी, डाइल्यूशन बढ़ाते ही 1 सेमी क्यूब विलियन के आयतन में प्रेजेंट आयनों की संख्या ही कम हो गई। आयनों की संख्या कम होगी तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या विशिष्ट चालकता का मान कम हो जाता है। तो इसमें हम एक लाइन लिखेंगे कि जैसे जैसे हम किसी सॉल्यूशन की डाइल्यूशन या तनुता बढ़ाते हैं तो उसके साथ साथ इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टेंस का मान बढ़ता जाता है, जबकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मान कम होता जाएगा। कारण ये रहेगा कि डाइल्यूशन करने पर 1 सेमी क्यूब आयतन में उपस्थित आयंस की संख्या कम हो जाती है, इस कारण से स्पेसिफिक कंडक्टेंस या विशिष्ट चालकता का मान कम हो जाता है। ये रहेगा वेरिएशन ऑफ इक्विवेलेंट एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन की डाइल्यूशन करेंगे तो उसके साथ साथ में इक्विवेलेंट और स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो किस प्रकार से चेंज करेंगे। उसके बाद में इसमें बनता है एक ग्राफ। ग्राफ में देखें क्या रहेगा, ग्राफ में आता है इस प्रकार से ग्राफ बनाया गया था मोलर कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन के वर्ग के बीच में ग्राफ बनाया गया था। तो इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके लिए तो ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त होता है, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके लिए ग्राफ है वो इस प्रकार से प्राप्त होता है। एक कंसंट्रेशन की रूट वर्ग है, कंसंट्रेशन ही इसका रूट लगाना है, इस साइड मोलर कंडक्टेंस रखनी है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ग्राफ है वो इस प्रकार से प्राप्त होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो डिसोशिएट होकर के जो लगभग 100% डिसोशिएट स्टेट में रहते हैं और डाइल्यूशन का इनकी कंडक्टेंस पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इस प्रकार की ग्राफ प्राप्त होंगे। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो कौन से होते हैं, वे विद्युत अपघटन जो बहुत कम मात्रा में आयनित होते हैं और डाइल्यूशन करने पर उनकी चालकता का मान बढ़ जाता है, यानी तनुता के साथ उनकी चालकता के मान में बहुत अधिक परिवर्तन होता है, वे कहलाएंगे दुर्बल विद्युत अपघटन या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें एग्जांपल हम देखें तो याद आएगा CH3 का। और वे इलेक्ट्रोलाइट्स जो लगभग अपनी सभी सांद्रताओं पे लगभग पूर्ण रूप से वियोजित अवस्था में रहते हैं और तनुता या डाइल्यूशन का उनकी चालकता के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वे कौन से कहलाएंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है वो कहलाते हैं। इनकी दुर्बल विद्युत अपघटन ना उनके लिए क्या आता है कि जैसे जैसे डाइल्यूशन करेंगे इनकी चालकता का मान बढ़ता जाएगा और एक ऐसी कंसंट्रेशन आती है जिसपे इनकी चालकता का मान अधिकतम हो जाता है, उसके बाद इनकी चालकता का मान नहीं बढ़ पाता है। तो वो कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, इनफाइनाइट, अनंत अनुता पर। यानी डाइल्यूशन इतना कर दिया कि अनंत अनुता मानेंगे तो वहां पे कंसंट्रेशन क्या मानेंगे, जीरो। कंसंट्रेशन जीरो, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट ही नहीं है उसके अंदर, वो होती है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कितना अधिक डाइल्यूट कर दिया हमने सॉल्यूशन को कि उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन जीरो होगी, उसको बोलते हैं हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर कंसंट्रेशन को हम इस प्रकार से शो करते हैं कि अनंत अनुता पर कंडक्टेंस, मोलर है तो मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट है तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, ये था इसके अंदर स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। आगे फिर से आएंगे स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशन, उसको हम फिर से पढ़ेंगे। ये ग्राफ याद रखना किसके बीच में, तो ये पूछा जाता है कि अनंत अनुता पर या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस ज्ञात करने के लिए ग्राफ किसके बीच में खींचा जाएगा। तो इसमें बोला जाता है कि ग्राफ उस सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टेंस और उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के रूट के बीच में जो ग्राफ होता है, यानी कि मोलर कंडक्टेंस वर्सेस कंसंट्रेशन रूट का जो ग्राफ है उसी से, केवल इसी ग्राफ से मोलर कंडक्टेंस ज्ञात की जाती है। किसकी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स से ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में यहाँ से स्टार्ट होते हैं, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो ग्राफ में कर्व बन रहा है उसको यदि हम बाहर पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये पहले ही यहाँ से होता है, पीछे की ओर बढ़ाने पर एक्स्ट्रा प्लॉटिंग करने पर यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन जीरो है, कंसंट्रेशन जब जीरो होगी यहाँ पे तो जीरो कंसंट्रेशन पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा और इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर कंडक्टेंस को हम लैम्डा इनफाइनाइट से शो करेंगे। तो ये ऐसा इनमें वीक इलेक्ट्रोलाइट से प्राप्त नहीं होता, ग्राफ पीछे की तरफ बढ़ाएं तो भी ग्राफ यहाँ मिलते हैं, आगे इसके ऊपर इस लाइन को टच करके इस साइड नहीं जाते हैं। जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में ग्राफ इसका इस प्रकार से प्राप्त होता है, इस कारण से इस ग्राफ को पीछे की ओर एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो इस प्रकार से हमें जीरो कंसंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हमें जो पॉइंट्स प्राप्त होगा वो
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस है वो कहलाएंगे। ठीक है, ये रहेगा इसमें वेरिएशन ऑफ इक्विवेलेंट एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन। उसके बाद में देखें, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कोलराउस लॉ। कोलराउस साइंटिस्ट था, कोलराउस का नियम है वो पढ़ेंगे और उसके 4-5 एप्लीकेशन है वो करेंगे इसके साथ में। देखें नेक्स्ट पढ़ेंगे कोलराउस कोलराउस का नियम। कोलराउस लॉ में देखें क्या रहेगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन याद रखना। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब होता है कि कंसंट्रेशन जीरो है, लगभग कंसंट्रेशन जीरो है इलेक्ट्रोलाइट्स के सॉल्यूशन में, तब कहेंगे कि वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन अनंत तनुता की स्थिति में। अनंत तनुता के ऊपर ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स तो सभी कंसंट्रेशन पे कंप्लीटली डिसोशिएट अवस्था में रहते हैं, वियोजित अवस्था में रहते हैं, आयनों के रूप में रहते हैं, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है वो डाइल्यूशन बढ़ाने के साथ साथ में डिसोशिएट है वो होते जाते हैं। मतलब ये ऑल कंसंट्रेशन पे नहीं होते, जबकि ये ऑल कंसंट्रेशन पे डिसोशिएट स्टेट में होते हैं। लेकिन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक स्ट्रॉन्ग दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो 100% या कंप्लीटली डिसोशिएट अवस्था में ये रहते हैं। उसके बाद में आता है कि और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में जो आयंस प्रेजेंट हैं उस प्रत्येक आयन है वो मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में अपना कंट्रीब्यूशन और योगदान करता है। अब मान लीजिए जैसे कि NaCl है और मान लीजिए KCl है, अब इसमें भी Cl नेगेटिव है, इसमें भी Cl नेगेटिव है, इसमें Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और इसमें Cl नेगेटिव K पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। तो ये बोल रहे हैं कि प्रत्येक आयन का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लगभग सभी विद्युत अपघटे पूर्ण रूप से वियोजित अवस्था में रहते हैं और प्रत्येक आयन उस विद्युत अपघटे का प्रत्येक आयन है उस विलयन की मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता में अपना कंट्रीब्यूशन या योगदान देता है तथा उसका ये योगदान यानी वो स्वतंत्र रूप से क्या करता है, गति करता है। आयनों की गति से ही चालकता उत्पन्न होती है, तो प्रत्येक आयन है वो स्वतंत्र रूप से गति करता है और उसकी गति पर या उसकी गति केवल उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है। उससे जुड़ा हुआ जो दूसरा आयन है इलेक्ट्रोलाइट्स में, उस आयन की प्रकृति का इस आयन की गति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी इसे स्वतंत्र अभिगमन का नियम भी कहा जाता है। यानी प्रत्येक आयन स्वतंत्र रूप से गति करता है, उस आयन की गति पर उससे जुड़े हुए दूसरे आयन की प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस कारण से इस नियम को स्वतंत्र अभिगमन का नियम भी कहा जाता है। तो इसमें Cl जिस गति से जिस स्पीड से गति कर रहा है इसमें भी उसी से करेगा। इससे जुड़े हुए पोटेशियम आयन सोडियम आयन की प्रकृति का क्लोराइड आयन की गति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से सोडियम आयन है वो जितना कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा इसके कंडक्टेंस में कॉन्ट्रीब्यूशन या योगदान पे इसके साथ जुड़ा हुआ जो आयन है उसकी प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक बार फिर से सुने, कोलराउस के इस नियम के अनुसार इनफाइनाइट डाइल्यूशन या अनंत तनुकता पर लगभग सभी विद्युत अपघटे पूर्ण रूप से वियोजित अवस्था में रहते हैं और इन विद्युत अपघटे इलेक्ट्रोलाइट्स में प्रेजेंट प्रत्येक आयन का उसकी मोलर कंडक्टेंस यानी मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता में अपना अपना योगदान होता है तथा प्रत्येक आयन की गति का उससे जुड़े हुए प्रत्येक आयन की गति उस आयन की प्रकृति पर निर्भर करती है, लेकिन उससे जुड़े हुए दूसरे आयन की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। अर्थात प्रत्येक आयन स्वतंत्र रूप से गति या स्वतंत्र रूप से अभिगमन करता है। इस कारण से इस नियम को स्वतंत्र अभिगमन के नियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब हम करेंगे इसके कि कोलराउस नियम की हेल्प से हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, एप्लीकेशन क्या क्या रहेंगे इसके। तो देखें इसमें कुछ टर्म है वो हम पहले लिख लेते हैं एप्लीकेशन से पहले ही। देखें टर्म इस प्रकार से लिखी हुई मिलेंगी आपको, ये लिख दी
तो ये है गया, बार बार में नहीं लिखी जाएंगे, एक बार में देखिए मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दूसरे में हो सकता है आपको इस प्रकार से लिखा हुआ मिल जाए, ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, ये लगा दे इसका मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो हम लिखेंगे इसको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता और अनंत अनुता पर मोलर चालकता। थर्ड इसमें आएगी इस प्रकार से, अब इसके साथ अपन मोलर लिखें ना लिखें एक ही बात है। पॉजिटिव आ गया ना, इसका मतलब केटाइन, ये आयनों की है और ये इलेक्ट्रोलाइट्स की है, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इसके लिए लिखेंगे हम कि कंडक्टेंस मोलर वाले में आए तो मोलर की, इक्विवेलेंट वाले में आए तो इक्विवेलेंट की। इसको हम लिख देंगे कंडक्टेंस ऑफ केटाइन at infinite dilution, conductance of anion at infinite dilution। ये तो विद्युत अपघटनों की मोलर और तुल्यांकी चालकता, ये केटाइन धनायनों की आयनिक चालकता और ये ऋणायनों की या एनायनों की तुल्यांकी चालकता। ठीक है, साथ में लिखा जाए एन पॉजिटिव, तो यहाँ पे आएगा कि नंबर ऑफ चार्ज, ये तो केटाइन का है पॉजिटिव लगा हुआ है और नेगेटिव लगाया हुआ है वो एनायन का है। नंबर ऑफ केटाइंस गिवन बाय वन फॉर्मूला यूनिट्स, इसमें आ जाएगा नंबर ऑफ एनायंस गिवन बाय वन फॉर्मूला यूनिट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए पूछा गया इसके अंदर। ठीक है, तो ये एन पॉजिटिव और एन नेगेटिव, इसमें क्या है केटाइंस और एनायंस की संख्या है। और उसके साथ में आता है इस प्रकार से पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, ये तो हो जाएगा चार्ज ऑन केटाइन और ये हो जाएगा यहाँ पे ही चार्ज ऑन एनायन। तो ये 6 है, ये याद रखना। मोलर कंडक्टेंस ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स की हैं, ये आयनों की है, केटाइन और एनायन की। ये केटाइन की संख्या, एनायन की संख्या, और ये केटाइन का चार्ज और ये एनायन का चार्ज। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ। उसके बाद देखिए इसमें एप्लीकेशन, उसके बाद में देखें एप्लीकेशन में फर्स्ट एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं कोलराउस लॉ के। देखें फर्स्ट एप्लीकेशन, देखें फर्स्ट एप्लीकेशन में आएगा कि कोलराउस का लॉ है, उसकी हेल्प से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इन दोनों के ही, वैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हो तो प्रत्येक कंसंट्रेशन पे क्या है डिसोसिएट स्टेट में होता है, तो अपने को इनफाइनाइट तक आने की जरूरत भी नहीं पड़ती। फिर भी हम माने कि वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को हम कोलराउस लॉ की हेल्प से इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपनी हेडिंग रहेगी एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ। कोलराउस नियम के अनुप्रयोग। फर्स्ट एप्लीकेशन देखें कोलराउस नियम का क्या है, इसमें हम लिखेंगे कि कोलराउस लॉ की हेल्प से हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को आयनिक कंडक्टेंस से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें हम लिखेंगे कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी अनंत अनुता पर मोलर चालकता को ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो अपने को पता है कि मोलर कंडक्टेंस है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, इसको इससे शो करते हैं।
इसके फॉर्मूले में क्या आएगा आपके देखें, इसके फॉर्मूले में आएगा n पॉजिटिव लेमडा पॉजिटिव इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैटायंस की संख्या उस इलेक्ट्रोलाइट्स, जिस इलेक्ट्रोलाइट्स की हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस ज्ञात कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रोलाइट्स में प्रेजेंट कैटायनों की संख्या, एक फॉर्मूला यूनिट से कितने कैटायन बनते हैं, उस कैटायन की आयनिक कंडक्टेंस कब, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, प्लस में एन नेगेटिव एनायनों की संख्या और एनाइन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंसंट्रेशन। सिर्फ एक कैटायन की देखनी है और एक एनाइन की देखनी है, इसी से निकल जाएगी। ये तो आ जाएगी आपकी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब इसमें ये क्या क्या है वो आपको पहले ही लिखवा दिए गए। दूसरा हम किसकी क्या याद कर सकते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी अनंत अनुता पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को इस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो इसमें वही लिख देंगे अपन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। इसमें क्या करना है आपको, केवल कैटायंस की क्या लिखनी है, कंडक्टेंस। ये याद रखना कि यहाँ पे जो लेमडा पॉजिटिव लेमडा नेगेटिव है वो मोलर आयनिक कंडक्टेंस है, मोलर आयनिक कंडक्टेंस है, और यहाँ पे जो लेमडा पॉजिटिव लेमडा नेगेटिव लिखी हुई है वो क्या है, इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टेंस है। ये याद रखना बस, ये मोलर आयनिक कंडक्टेंस है तब तो मोलर कंडक्टेंस निकलेगी, और यदि ये आयनिक इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टेंस है तो रिजल्ट में हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस प्राप्त होगी। और ये कैसे पता चलेगा कि ये इक्विवेलेंट है मोलर है, तो हम उसके यूनिट्स है जो आपको आयनिक कंडक्टेंस दी हुई होगी, उस आयनिक कंडक्टेंस की यूनिट देख के हम पता चला लगाएंगे कि इसमें ये मोलर आयनिक कंडक्टेंस दी हुई है या इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टेंस हो यहाँ पे दी हुई है। अब यदि आपको क्वेश्चन में दी हुई तो मिल जाए मोलर आयनिक कंडक्टेंस और आपसे ज्ञात करवाए वो इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टेंस, तो इसके दो प्रकार से इसे हम ज्ञात कर सकते हैं। फर्स्ट तो ये रहेगा कि पहले हम क्या ज्ञात करें, मोलर आयनिक कंडक्टेंस से मोलर कंडक्टेंस ज्ञात कर ले सीधी, और मोलर कंडक्टेंस में हम अक्स फैक्टर का गुणा करके उसको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में, जो कि कल हमने रिलेशन पढ़ा था ना लेमडा एम और लेमडा इक्विवेलेंट के बीच में, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बीच में, या तो उस प्रकार से ज्ञात करें। सेकंड ये रहेगा कि पहले फॉर्मूला बनता है इसका अलग से, उस फॉर्मूले में क्या आता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू 1 अपॉन में गामा पॉजिटिव लेमडा पॉजिटिव इनफाइनाइट प्लस में 1 अपॉन में गामा नेगेटिव, ये वाला। अब यहाँ पे जो दी हुई है वो क्या है, मोलर आयनिक कंडक्टेंस है, और मोलर आयनिक कंडक्टेंस दी हुई हो और तो उससे हमें इक्विवेलेंट ज्ञात करनी हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे डायरेक्ट ही। तब क्या करना है, ये क्या है कैटायन पे चार्ज और ये क्या लिखेंगे एनायन पे चार्ज, ठीक है। तीन फॉर्मूले हैं, ठीक है। और एक इसका दूसरा ऑप्शन बताया कि पहले मोलर कंडक्टेंस से ये मोलर आयनिक कंडक्टेंस से मोलर कंडक्टेंस ज्ञात करें, फिर इसको अक्स फैक्टर से क्या करें, डिवाइड कर दें। अक्स फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस प्राप्त हो जाएगी। दोनों में से किसी का भी यूज करें, एक बात है। फर्स्ट एप्लीकेशन हो गई। अब इस फर्स्ट एप्लीकेशन के क्या करना है, अपने को न्यूमेरिकल्स करने हैं। देखिए फर्स्ट एप्लीकेशन के न्यूमेरिकल्स किस प्रकार से करेंगे। आयनिक कंडक्टेंस दी हुई होगी, उससे हमें क्या करना है, मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ज्ञात करने हैं। देखिए फर्स्ट एप्लीकेशन के एग्जांपल्स। फर्स्ट में इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें दिया हुआ कि Na2SO4 का एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन की आपको मोलर कंडक्टेंस ज्ञात करनी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ मिलेगा आपको
सोडियम पॉजिटिव की आयनिक कंडक्टेंस इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे, और एक दी हुई मिलेगी SO4 नेगेटिव 2 की आयनिक कंडक्टेंस। इसकी दी हुई है आपको 50 सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और इसकी दी हुई है 160 सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि उसमें इन दोनों के आयनिक कंडक्टेंस दी हुई आयनों की इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे आपको इन दोनों से मिलके जो ये इलेक्ट्रोलाइट्स बनता है इसकी मोलर कंडक्टेंस याद करनी है। अभी देखो मोलर कंडक्टेंस है उसकी यूनिट्स क्या होती है, ये होगी ना सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इससे हम मोलर कंडक्टेंस ही याद करेंगे, मोलर आयनिक कंडक्टेंस से मोलर कंडक्टेंस याद करनी है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर हम संख्या याद करनी है अपने को। फॉर्मूला रहेगा मोलर कंडक्टेंस का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे Na2SO4 का। फॉर्मूले में लिखेंगे N पॉजिटिव लेमडा Na पॉजिटिव प्लस में N नेगेटिव लेमडा SO4 नेगेटिव टू इनफाइनाइट। ये दोनों तो दिए हुए हैं अपने को क्वेश्चन में। अपने को क्या चाहिए, N पॉजिटिव और N नेगेटिव की वैल्यू चाहिए। तो N पॉजिटिव और N नेगेटिव की वैल्यू कहाँ से लाएंगे, हम इससे लाएंगे। इसको डिसोशिएट करेंगे Na2SO4, डिसोशिएट करेंगे तो ये बनाएगा 2Na पॉजिटिव प्लस में SO4 नेगेटिव 2। N पॉजिटिव N नेगेटिव था क्या, एक फॉर्मूला यूनिट, ये एक फॉर्मूला यूनिट है। इस एक फॉर्मूला यूनिट से इलेक्ट्रोलाइट्स के एक फॉर्मूला यूनिट से कितने कैटायंस देता है वो एक फॉर्मूला यूनिट, और कितने एनायंस देता है। कैटायंस कितने हैं, सोडियम कैटायंस है संख्या 2 है, तो हम कहेंगे N पॉजिटिव 2 हो गया। ये एनायंस है इसकी संख्या एक ही है, तो ये एक हो गया। फॉर्मूला में लिखेंगे 2 इंटू 50 प्लस में 1 इंटू 160, ये 100 बन गया। 100 प्लस में 160 तो कितनी आ गई, 260। यूनिट यही रहेगी सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आ जाएगी आपके सोडियम सल्फेट की मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाया हमने, इस फॉर्मूले से आ गई। तो ये रहेगा फर्स्ट एप्लीकेशन का फर्स्ट एग्जांपल। एक तो हमने मोलर कंडक्टेंस याद कर ली। अब इसी प्रकार से हम क्या याद करेंगे, आयनिक कंडक्ट जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, तुल्यांकी चालकता है, वो ज्ञात करेंगे। देखें सेकेंड में हमें याद क्या करना है, दूसरा एग्जांपल देखें। इस बार हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का करेंगे, मोलर का तो ये हो ही जाएगा। उसके बाद में एक करेंगे मोलर और इक्विवेलेंट है उसका एक साथ में करेंगे। ठीक है, देखें सेकंड न्यूमेरिकल्स में K2CO3 का कर लेते हैं अपन। क्वेश्चंस में सेकंड एग्जांपल है, क्वेश्चन है उसमें आपको दिया हुआ है सेकंड न्यूमेरिकल में कि लेमडा K पॉजिटिव इज इक्वल टू 23 सीमेंस सेमी स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ये दिया हुआ है K पॉजिटिव की, और इसकी दी हुई आपको 40 कर लो, और लेमडा कार्बोनेट आयन है, इसकी दी हुई आपको 130 सीमेन सेमी स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। अब आपको यूनिट्स देखने से पता चल गया कि किसकी यूनिट्स है ये, तो हम कहेंगे यूनिट्स हैं ये ग्राम इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टेंस की यूनिट्स हैं। इससे अपने को ज्ञात करनी है लेमडा K2CO3 है उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस याद करनी है। K2CO3 की ज्ञात करनी है, डिसोशिएट करेंगे 2K पॉजिटिव प्लस में CO3 नेगेटिव 2। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं बनता, इसमें N पॉजिटिव कितने आ गए, 2 कैटायंस हैं, N नेगेटिव कितना आ गया, 1 एनायंस है। लेकिन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ज्ञात करते हैं उस समय हमें कैटायंस और एनायंस की संख्या है वो यूज में नहीं लेनी होती है। फॉर्मूला बनाएंगे हम, तो फॉर्मूला जो लिखवाया था आपका कोलराउस लॉ के फर्स्ट एप्लीकेशन में वो रहेगा लेमडा
इक्विवेलेंट कंडक्टेंस K2CO3 की, तो उसमें क्या आ जाएगा आपके, उसमें आएगा लेमडा A पॉजिटिव की प्लस में लेमडा CO3 नेगेटिव 2 की, यानी कि नंबर ऑफ केटाइन और नंबर ऑफ एनाइंस केवल मोलर कंडक्टेंस में ही यूज किए जाते हैं। इसमें डायरेक्ट वैल्यू रखनी है आपको 40 प्लस में 130, कितने हो गए ये 170 यूनिट्स यही रह जाएगी। सीमेंस सेमी स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ये हो जाएगी आपके K2CO3 की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, इसी से हम तीसरा क्वेश्चन बना लेते हैं। ये आगे इसकी तीसरे क्वेश्चन में अपने को करना क्या है कि हमें ये दी हुई है और अपने को इससे मोलर कंडक्टेंस ज्ञात करनी है, इक्विवेलेंट नहीं करनी, मोलर ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, पहले हम इससे इक्विवेलेंट आयनिक आयनों की यदि इक्विवेलेंट दी हुई है तो उससे पहले हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस याद कर देंगे। फिर इनका जो रिलेशन है ना आयनिक और सॉरी इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टेंस का, उससे हम क्या करेंगे, इसको उसमें चेंज कर देंगे। तो इससे हमें मोलर कंडक्टेंस बनानी है। तो हम किस प्रकार से बनाएंगे मोलर कंडक्टेंस, तो हम जो कल वाले क्लास में रिलेशन लिखवाया था मोलर और आयनिक कंडक्टेंस के बीच में, उसका यूज करेंगे। वो फॉर्मूला, वो जो रिलेशन था वो क्या था यहाँ पे, वो था कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस इनटू में अक्ष फैक्टर, ये था अपना फॉर्मूला। अब अक्ष फैक्टर अपने को पता ही है क्या रहेगा इसका, ठीक है। सो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ज्ञात करने के लिए इसको हम डिवाइड करेंगे मोलर वाले से, ठीक है। तो मोलर में चेंज करने के लिए हम इसको अक्स फैक्टर से गुणा करेंगे। अब अक्स फैक्टर क्या होता है वो कल की क्लास में बताया हुआ है, अक्स फैक्टर क्या रहेगा। तो और अपने को ज्ञात क्या करनी है, इसमें मोलर कंडक्टेंस है वो इसमें ज्ञात करनी है, किससे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से। सॉरी उल्टा लिख दिया ये, याद करनी है। क्वेश्चन में आंसर में आई हुई अपनी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और ज्ञात करनी है मोलर कंडक्टेंस, ये वाला फॉर्मूला रहेगा। अब देखो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इसकी कितनी आई है 170, अक्स फैक्टर कितना है इसका, तो अक्स फैक्टर में हम क्या लेंगे, तो टोटल केटाइन पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज देखें तो वो कितना है 2 है, टोटल पॉजिटिव देखें तो वो भी 2 आएगा। इसको हम 2 से गुणा कर देंगे, इतना हो गया 340 सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब इसको मीटर सेमी सेमी में ना सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स लिख देंगे। तो ये याद रखना, इसमें यदि अपने को इक्विवेलेंट मोलर पता है और इक्विवेलेंट ज्ञात करनी हो तब हम अक्स फैक्टर का इस मोलर में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसका रिलेशन इस प्रकार से होता है, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोलर डिवाइडेड बाई अक्स फैक्टर, और मोलर इज इक्वल टू होती है इक्विवेलेंट इनटू में अक्स फैक्टर। तो मोलर ज्ञात करने के लिए तो अक्स फैक्टर का गुणा होगा और इक्विवेलेंट ज्ञात करने के लिए अक्स फैक्टर का भाग देंगे। इसी में एक प्रकार से न्यूमेरिकल्स और भी आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स जो थर्ड टाइप के हैं वो देखें। जैसे कि आपको क्वेश्चन में दे दिया अमोनियम क्लोराइड की दी हुई है मोलर कंडक्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में अमोनियम क्लोराइड NH4Cl की दी हुई है, NH4Cl की मोलर कंडक्टेंस दी हुई है। वन 149.7 और सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। उसके अलावा दी हुई है आपको OH नेगेटिव आयनों की और Cl नेगेटिव आयनों की। OH नेगेटिव आयनों की 98, सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स
और उसके साथ में दी हुई आपको Cl नेगेटिव आयनों की 76 सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लेकिन आपसे पूछी किसकी है, NH4OH की पूछी आपसे मोलर कंडक्टेंस, सॉरी इस प्रकार से लिखेंगे, मोलर कंडक्टेंस आपसे इसकी पूछी है। ठीक है, तो अब देखिए हम इसकी मोलर कंडक्टेंस किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। पहले तो हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे। देखिए क्या बनेगा फॉर्मूला, NH4OH, यानी कि इन तीनों से एक ऐसी इक्वेशन बनाएंगे कि उसका रिजल्ट है वो हमें इसके रूप में प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे NH4, ये वियोजित होता है तो इसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है, तो इसमें NH4 पॉजिटिव की जुड़ी हुई है, प्लस में इसमें जुड़ी हुई है Cl नेगेटिव की जुड़ी हुई है। तो इसको हम एक साथ में लिखें या वियोजित करके लिखें तो ये किस रूप में आ जाएगा, उस रूप में लिखा जाएगा, क्योंकि इन दोनों का योग ही तो इसमें आया है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इसको कि NH4 पॉजिटिव प्लस में लेमडा इनफाइनाइट Cl नेगेटिव। अब ये पूरा ये याद रखना, ये पूरा किसकी जगह लिखा है हमने, लेमडा इनफाइनाइट NH4Cl की जगह लिखा है। इसमें हम क्या जोड़े, OH चाहिए अपने को, OH की चाहिए तो इसमें हम ये जोड़ देंगे प्लस में लेमडा इनफाइनाइट OH नेगेटिव, और माइनस कर देंगे हम इस Cl नेगेटिव वाले की, लेमडा इनफाइनाइट Cl नेगेटिव। ये प्लस का है, सेम यही माइनस का है, कट गया तो बच गया क्या इसके अंदर, तो हम कहेंगे इसमें बच गया NH4 पॉजिटिव प्लस में लेमडा इनफाइनाइट OH नेगेटिव। और इसको वियोजित कर दे तो ये तो बनता है NH4 पॉजिटिव का और साथ में OH नेगेटिव, दोनों का योग करेंगे तो ये वाला बन जाएगा। अब हमें कहना क्या इस इक्वेशन से कि इसकी वैल्यू रखेंगे पूरे की, उसमें OH नेगेटिव वाली जोड़ देंगे और माइनस कर देंगे इसमें ये वाली। इसमें फॉर्मूले में बनेगा 149.7 प्लस में 98 और माइनस में 76। इसमें जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आ जाएगा NH4OH की कंसंट्रेशन का। देखिए इसमें 149.7 और 98 का करेंगे तो कितना बचेगा, ये आ गया। अब 247.7 में से हम 76 माइनस कर देंगे तो 7 1 14 हो गया, ये 171.7 सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो केवल आपको इक्वेशन बनाने आनी चाहिए कि कौन से में जोड़ना है और कौन से को उसमें से माइनस करना है। तो इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन से हम इस प्रकार से आयनिक कंडक्टेंस को ज्ञात कर लेंगे। केवल इक्वेशन को बैलेंस करना आना चाहिए, उससे ये हमें प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद में देखें सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ। फर्स्ट तो ये हो गया कि अपन आयनिक कंडक्टेंस से किस प्रकार से मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में सेकेंड एप्लीकेशन देखें कोलराउस लॉ का किस प्रकार से रहेगा। सेकेंड एप्लीकेशन में हम लिखेंगे कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का बोले या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का बोले, उसे हम कोलराउस लॉ की हेल्प से ज्ञात कर सकते हैं। तो सेकेंड एप्लीकेशन में हम लिखेंगे बाय द हेल्प ऑफ कोलराउस लॉ वी कैन कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो सेकेंड की हेल्प से हम कर सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ degree of dissociation अल्फा से शो करते हैं इसको ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए वियोजन के अंश को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा को हम कोलराउस लॉ की हेल्प से ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूला बनेगा इसके लिए लैम्डा C अपॉन में M अपॉन में लैम्डा इनफाइनाइट M।
यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस भी आ सकती है और इनफाइनाइट कर वो इक्विवेलेंट मोलर में तो ये आ जाएगा, और इक्विवेलेंट की ज्ञात करनी हो तो ये इस प्रकार से लिख देंगे अपॉन में लैम्डा इनफाइनाइट इक्विवेलेंट। ये होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला जो कि कोलराउस के नियम की हेल्प से दिया गया था। तो सेकंड एप्लीकेशन में लिखेंगे कि कोलराउस लॉ की हेल्प से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को ज्ञात कर सकते हैं। ये रेशियो होता है, किसका होता है रेशियो? सी उसी इलेक्ट्रोलाइट्स की, उसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की किसी भी कंसंट्रेशन सी पे मोलर कंडक्टेंस क्या है, और उसी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस क्या है। इन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाता है। अब इसे हम ज्ञात किस प्रकार से कर सकते हैं वो देखें। तो इसे हम कहेंगे कि इस फॉर्मूले में ही तो हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये है, तो इसको हम लिख देंगे मोलर बोल दें या कंडक्टेंस, या फिर सीधे एक साथ लिख देते हैं कंडक्टेंस। मोलर हुई तो मोलर, इक्विवेलेंट हुई तो इक्विवेलेंट। कंडक्टेंस एट सी कंसंट्रेशन, किसी भी कंसंट्रेशन पर चालक ये कंडक्टेंस, और इनफाइनाइट लिखा हुआ मिल जाए तो उसको हम बोल देंगे कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी अनंत अनुता पर चालकता। मोलर है तो मोलर चालकता, तुल्यांक है तो तुल्यांकी चालकता, और सी कंसंट्रेशन पे चालकता मोलर है तो मोलर, तुल्यांकी तो तुल्यांकी। ये याद रखना, इसकी मोलर लेनी है तो इनफाइनाइट पे भी मोलर लेनी है, और यदि सी कंसंट्रेशन पे इक्विवेलेंट ले रहे हैं तो इनफाइनाइट कंसंट्रेशन पे भी क्या लेनी है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ही लेनी है। अब हम करेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स है वो। अब याद है कि इसको हम ज्ञात कैसे करेंगे। तो ये तो आपको या तो डायरेक्ट डीवी मिलेगी, डायरेक्ट डीवी नहीं मिले तो फॉर्मूला तो आता ही है अपने को, कप्पा इंटू आधार अपॉन में सी कंसंट्रेशन, इससे ज्ञात कर लेंगे। या तो डायरेक्ट डीवी मिल जाएगी क्वेश्चन में, या उससे ज्ञात कर लेंगे ये। और ये वाली या तो डायरेक्ट डीवी मिलेगी, या फिर अभी कोलराउस का जो फर्स्ट ला था ना, उसका जो कोलराउस के नियम का फर्स्ट एप्लीकेशन था उसमें हमने यही सीखा था किस प्रकार से ज्ञात करनी है, या डायरेक्ट डीवी मिलेगी। उसी प्रकार से या तो डायरेक्ट डीवी मिलेगी, या फिर इसे इस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे, और इस फॉर्मूले में यहाँ पे लिखने हैं कंसंट्रेशन, जिस कंसंट्रेशन पे हम ये ज्ञात करें वो कंसंट्रेशन लिखनी है, और कप्पा की जगह आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस डीवी मिलेगी। और यदि स्पेसिफिक कंडक्टेंस नहीं डीवी मिले तो आपको कप्पा वाला फॉर्मूला 1/r इंटू एल बाई ए इंटू 1/r इंटू एल बाई ए सेल कॉन्स्टेंट, या फिर कंडक्टेंस इंटू सेल कॉन्स्टेंट, कौन सा भी लगाए इसमें, दो फॉर्मूले इसके 1/r इंटू में एल बाई ए, या फिर कप्पा का दूसरा फॉर्मूला बनेगा सी इंटू एल बाई ए। एल बाई ए सेल कॉन्स्टेंट है, रेजिस्टेंस है, और ये सी क्या है यहाँ पे कंडक्टेंस है। अब सेकेंड वाले एप्लीकेशन की एग्जाम्पल देखें। इसमें हम सेकंड और थर्ड लॉ के एप्लीकेशन एक साथ में पढ़ लेंगे, ठीक है। एक ही एग्जांपल से उसमें पहले ये ज्ञात करना है, उसके बाद में थर्ड एप्लीकेशन जो पढ़ेंगे उसमें जो ज्ञात करना है वो करना है। तो एक साथ में पढ़ लेंगे इसके एग्जांपल्स हम, उसके साथ में हम थर्ड एप्लीकेशन देखें क्या रहेगा कोलराउस लॉ का। एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ वो चल रहे हैं, देखें थर्ड एप्लीकेशन में हम लिखेंगे कि कोलराउस लॉ की हेल्प से हम वीक एसिड और वीक बेस का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड एप्लीकेशन में हम लिखेंगे कि बाय द यूज ऑफ कोलराउस लॉ, कोलराउस नियम की सहायता से हम कैलकुलेट क्या कर सकते हैं, हम इसमें लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, और था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसमें आएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस, यानी कोलराउस नियम की हेल्प से हम वीक एसिड और वीक बेस के डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसको भी ज्ञात कर सकते हैं। देखें मान लीजिए कोई वीक एसिड है, पहले हम एसिड के लिए ज्ञात करते हैं, वीक एसिड है मान लीजिए, ठीक है। वीक एसिड में हम मान लें कि वो डिसोशिएट होकर के क्या बना रहा है, डिसोशिएट होकर के वो बना रहा है H पॉजिटिव आयन प्लस में A नेगेटिव आयन, ठीक है।
हम बोलेंगे कि एट टी इज इक्वल टू 0 पर टी टाइम था, उस समय इसकी कंसंट्रेशन थी और इसकी थी 0। टी प्रारंभ में जब शुरू नहीं हुई थी क्वेश्चन, डिसोसिएट होना शुरू नहीं हुआ था ये, उस समय इसकी कंसंट्रेशन सी है और इनकी 0 है, क्योंकि बने ही नहीं है, क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं है। उसके बाद में समीकरण होगी तो हम बोलेंगे एट टी इज इक्वल टू टी, कुछ समय बाद टी समय पर क्या आ जाएगा, एट टी टाइम पर क्या आ जाएगा कि ये बन गया सी, मतलब इसकी अल्फा बन गई, इसके भी अल्फा मॉलिक्यूल्स बन गए, सी कंसंट्रेशन है उनकी, तो ये हो जाएगा सी 1 माइनस अल्फा। टोटल कंसंट्रेशन सी थी, टोटल मॉलिक्यूल्स की संख्या 1 थी, कितने बन गए अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे कि इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट किस प्रकार से लिखें। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट हम लिखेंगे इसका के ए से, एसिड है तो के ए लिख दिया, इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट है इसमें H पॉजिटिव और A नेगेटिव और रिएक्टेंट है इसमें Ha। अब इनकी जो कंसंट्रेशन दी हुई है एट टाइम टी पर वो लिखेंगे हम यहाँ पे, तो वो कंसंट्रेशन कितनी आएगी, तो वो आ जाएगी यहाँ पे के ए इज इक्वल टू अल्फा सी इंटू में अल्फा सी अपॉन में सी 1 माइनस अल्फा। ये सी इस कंसंट्रेशन से कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, अल्फा 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 स्क्वायर सी अपॉन में 1 माइनस अल्फा। इस फॉर्मूले से हम ज्ञात क्या कर सकते हैं, वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट। लेकिन हम किसके लिए ज्ञात करें, वीक एसिड के लिए ज्ञात करें, तो हम कहेंगे फॉर वेरी वीक एसिड। वीक बहुत ही ज्यादा कमजोर एसिड है, दुर्बल अम्ल है, उसके लिए क्या होगा कि वो बहुत ही कम मात्रा में डिसोसिएट होता है। और अल्फा क्या होता है, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पीछे वाले एप्लीकेशन में लिखा था, यानी कि बहुत ही कम है, तो हम कह देंगे कि इसका डिग्री बहुत ही कम मात्रा में वियोजित हो रहा है, तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो गया, कम हो गया। ये एक की कंपेरिजन में बहुत कम है, तो 1 माइनस अल्फा को हम लगभग 1 के इक्वल मान सकते हैं। 1 के इक्वल माने तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, तब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा यहाँ पे अल्फा स्क्वायर सी, ये हो जाएगा। इस अल्फा स्क्वायर में ये अल्फा ये तो हो जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और सी हो जाएगी कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे अल्फा तो हो जाएगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो हम सेकंड एप्लीकेशन में ज्ञात करे थे, और सी हो जाएगी यहाँ पे कंसंट्रेशन। अब ये कंसंट्रेशन हमेशा याद रखना कि कंसंट्रेशन ऑलवेज नॉर्मेलिटी यानी नॉर्मलता में लिखी जाती है। इस एग्जांपल से कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल सोल्व करें तो यहाँ पे कंसंट्रेशन हमेशा नॉर्मेलिटी में लिखी जाएगी, और यदि आपको कंसंट्रेशन है वो नॉर्मेलिटी में नहीं दी हुई मिले, तब आपको क्या करना है, उसको नॉर्मेलिटी में चेंज कर लेना है। ठीक है, क्योंकि पीएच इज इक्वल टू क्या होता है, पीएच किसी भी सॉल्यूशन की पीएच, एसिड की पीएच करेंगे तो माइनस में log H पॉजिटिव होता है। H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन क्या लिखी हमने, अल्फा सी लिखे ना, ऐसे तो था Ha वियोजित हो गया H पॉजिटिव प्लस में A नेगेटिव में, तो टी टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन क्या थी, अल्फा सी थी, तो इसमें हम लिखेंगे माइनस में log अल्फा सी। अब यदि ये सी नॉर्मेलिटी में है तब तो ठीक है कि माइनस में log अल्फा इंटू में नॉर्मेलिटी में लिख दिया, लेकिन यदि ये कंसंट्रेशन मोलरिटी में है, मोलरिटी में है तो हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मेलिटी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, माइनस में log अल्फा नॉर्मेलिटी में अल्फा इंटू में मोलरिटी इंटू में अक्ष फैक्टर, इस प्रकार से ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हम सॉल्यूशन की पीएच भी ज्ञात कर सकते हैं। जो था वीक एसिड का किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, इसी प्रकार से हम वीक बेस का ज्ञात करेंगे। सेम इसी प्रकार से रहेगा वीक बेस का भी, याद रखना पीएच इस प्रकार से ज्ञात होगी सॉल्यूशन की। अब यदि हम वीक एसिड के बाद में वीक बेस का ज्ञात करें तो वो भी सेम टू सेम इसी प्रकार से लिखा जाएगा। देख लें एक बार कि वीक बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो मान लीजिए हमने देख लिया यहाँ पे BOH कोई भी वीक बेस है, वीक बेस से डिसोसिएट होके क्या बनाएगा, B पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव। टी टाइम टी इज इक्वल टू 0 टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन 0 है, इनकी सॉरी इसकी सी है, इनकी 0 है,
एट टाइम टी पर इसकी है अल्फा सी तो इसकी सी 1 माइनस अल्फा। अब हम लिखें कोलराउस लॉ से डिसोशिएशन कांस्टेंट, तो डिसोशिएशन कांस्टेंट में इसमें क्या आ जाएगा, सॉरी कांस्टेंट लिखना है तो के बी लिख देंगे, बेस का बी एसिड का के ए लिखा था तो ये आ जाएगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ये है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन BOH। फॉर्मूले में वैल्यूज रखें तो क्या आएगा के बी इज इक्वल टू अल्फा सी इंटू में अल्फा सी अपॉन में सी 1 माइनस अल्फा, सी से सी कैंसिल हो गया तो के बी इज इक्वल टू क्या बच गया यहाँ पे अल्फा स्क्वायर से अपॉन में 1 माइनस अल्फा ये बच गया। उसके बाद में देखिए हम इसमें क्या लिखेंगे इतना आने के बाद में, अब फॉर वेरी वीक बेस यानी बहुत ही ज्यादा क्या है दुर्बल अक्षार है तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत कम होगा, तो हम कहेंगे कि 1 माइनस अल्फा वाली जो वैल्यू है वो लगभग 1 के इक्वल रहेगी, 1 के इक्वल रहेगी लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या बनेगा ये के बी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी। इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं हम डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसमें अल्फा वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, सी कंसंट्रेशन है, यहाँ भी कंसंट्रेशन किसके रूप में लिखनी है आपको नॉर्मेलिटी के रूप में लिखनी है। तो इस सॉल्यूशन की यदि हम POH ज्ञात करें तो माइनस में लोग OH नेगेटिव, अब OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन अपने को पता है अल्फा सी है, तो अल्फा सी को कंसंट्रेशन हमेशा लिखने आपको नॉर्मेलिटी में, और मोलरिटी में दी हुई हो तो आपको क्या करना है उसको अक्स फैक्टर से गुणा कर देना है तो वो हमें प्राप्त हो जाए। ये रहेगा इसमें डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस। फॉर्मूला ये वाला याद रखना है कि इसकी हेल्प से हम डिसोसिएशन कांस्टेंट याद कर सकते हैं। इसमें अल्फा वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वीक बेस का, और सी कंसंट्रेशन है किसमें नॉर्मेलिटी में। ये रहेगा इसका थर्ड एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस। अब देखें थर्ड और फोर्थ, सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन का एक न्यूमेरिकल। देखिए ये क्वेश्चन है अपना कि मोलर कंडक्टेंस एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टेंस तुल्यांकी चालकता 0.2 मोलरिटी कंसंट्रेशन पे ये है 4.8, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये डायरेक्ट दी हुई क्वेश्चन में। याद क्या करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka और सॉल्यूशन की pH, तीन चीजें ज्ञात करनी है। तो एप्लीकेशन नंबर 2 और 3 एक साथ में हो जाएंगे। देखें सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि इसमें क्वेश्चन में गिवन क्या क्या दिया हुआ, तो अपने को एसिटिक एसिड की सी कंसंट्रेशन है उस पे दी हुई है मोलर कंडक्टेंस कितनी है ये 4.8 ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स, और अपने को इसी की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे भी दी हुई है मोलर कंडक्टेंस, वो है 400 ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स, ये दी हुई है। याद क्या करना है सबसे पहले हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, फर्स्ट है इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो हमें ज्ञात करना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू फॉर्मूला पता ही अपने को क्या रहेगा मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट सॉरी सी कंसंट्रेशन पे, और मोलर कंडक्टेंस किसके ऊपर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। साथ में अपने को कंसंट्रेशन भी दी हुई है, सी कितनी दी हुई है 0.2 मोलरिटी में दी हुई है। इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो क्या है सी कंसंट्रेशन पे 4.8 और इनफाइनाइट कंसंट्रेशन पे ये है, सोल्व करेंगे तो अपना इसका रिजल्ट आएगा यहाँ पे 1.2 इंटू 10 की पावर -2, ये आ गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। उसके बाद में ये सेकंड एप्लीकेशन है अपना, उसके बाद में नेक्स्ट अपने याद करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका सेकंड एप्लीकेशन है, तो इसमें हम सेकंड याद करेंगे यहाँ पे बी लगा के डिसोसिएशन कांस्टेंट है सॉरी डिसोसिएशन कांस्टेंट है
डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए का फॉर्मूला, वीक एसिड अपने को पता है, एसिटिक एसिड वीक एसिड है, तो उसके लिए फॉर्मूला आया था अपना अल्फा स्क्वायर सी। अल्फा ये रहा, तो हम लिखेंगे 1.2 इंटू 10⁻⁻2 की स्क्वायर, अल्फा रख दिया, इंटू में अपने को कंसंट्रेशन लिखनी है कौन सी, सी कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन आपको किस में लिखनी है, नॉर्मेलिटी में, और आपको एग्जांपल में दी हुई है मोलरिटी में, ये देखो। तो नॉर्मेलिटी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको अक्स फैक्टर से गुणा कर देंगे, तो 0.2 मोलरिटी। अक्स फैक्टर क्या है इसका, CH3COOH को डिसोसिएट करो, CH3COO नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव, टोटल नेगेटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज अक्स फैक्टर है, नेगेटिव चार्ज भी एक है, पॉजिटिव चार्ज भी एक है, तो अक्स फैक्टर एक हो गया। तो नॉर्मेलिटी में भी इसकी कंसंट्रेशन यही रहेगी, तो हम इसको लिख देंगे 0.2 नॉर्मेलिटी। अब यदि जब हम इनको गुणा करते हैं 1.2 इंटू 10⁻⁻2 स्क्वायर को, तो अपना आंसर आता है इसमें 2.8 इंटू 10⁻⁻5, ये आ गया अपना डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए। ठीक है, थर्ड में हमें क्या ज्ञात करनी है, सॉल्यूशन की पीएच भी ज्ञात करनी है। तो पीएच देखें हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, पीएच देखें यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। थर्ड हमें ज्ञात करनी है सॉल्यूशन की पीएच। पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस में लोग एच पॉजिटिव। अब एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन अपने को पता है, अपने को क्या लिखनी है, अल्फा सी से लिखनी है। माइनस में लोग अल्फा क्या था, अल्फा जो हमें ये वाला था 1.2 इंटू 10⁻⁻2, और सी क्या था 0.2। नॉर्मेलिटी में है, नॉर्मेलिटी मोलरिटी दोनों में कंसंट्रेशन सेम है, क्योंकि एक्स फैक्टर क्या है इसका, एक आया है अपना। देखें अब इसका हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे माइनस में लोग, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2.4 इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि इसका एक पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक माइनस इस साइड कर देंगे, तो ये आ गया। अब हमें क्या करना है इसका, तो इस प्रकार से होता है, इसको हम करेंगे माइनस में लोग 2.4 प्लस में लोग 10⁻⁻3। अब ये माइनस वाला 3 ये भी माइनस में मान लें, तो ये माइनस वाला 3 जब आगे लिखा जाएगा सोल्व करेंगे तो प्लस का 3 बनाएगा, और लोग 1 की वैल्यू क्या आएगी, 1। तो मैं इसको हम इस प्रकार से लोग 2.4 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 लोग 10, और लोग 10 की वैल्यू आपको पता है 1 होगी, तो इस पूरे की वैल्यू 3 ही आ जाएगी, क्योंकि ये तो 1 है पूरा। तो हम लिख देंगे इसको 3 माइनस लोग 2.4, 3 इसको हम पहले ले आए। अब लोग 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.30 होती है, तो लोग 2.4 की वैल्यू से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, तो इसको हम जब लोग 2.4 की वैल्यू को 3 में से माइनस करें तो ये आएगा 2.61। तो 2.61 क्या आएगी, इस एसिटिक एसिड के 0.2 कंसंट्रेशन वाले 0.2 कंसंट्रेशन वाले एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन की पीएच क्या आ जाएगी, यहाँ पे लिख दें 2.61 है, वो क्या आ जाएगी, इसकी पीएच आ जाएगी। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन में पेश था। इसके बाद इसी एप्लीकेशन का नेक्स्ट जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और कोलराउस नेम के 2 एप्लीकेशन और बच गए, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही।